हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति एवं प्राचीनता के बारे में। तो इससे के पहले के वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य के इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी हासिल की थी। इसमें हम उसकी उत्पत्ति एवं प्राचीनता के बारे में अध्ययन करेंगे। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। इस वंश के शासकों के अनेक अभिलेख व सिक्के प्राप्त हुए हैं और अनेक साहित्यिक साक्ष्यों से इस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, परंतु उसके वर्ण अथवा जाति के विषय में कोई स्पष्ट संकेत किसी भी साक्ष्य से नहीं मिलता है। गुप्तों की उत्पत्ति का प्रश्न अत्यंत विवादास्पद है। इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। पहला हम बात करेंगे तो शूद्र अथवा निम्न उत्पत्ति का मत। गुप्तों को निम्न जातीय अथवा शूद्र सिद्ध करने वाले विद्वानों में श्री के.पी. जायसवाल प्रमुख हैं। उन्होंने गुप्तों को निम्न जातीय सिद्ध करने के पक्ष में विभिन्न तर्क दिए हैं। निम्न वर्ण से संबंधित होने के कारण गुप्त शासकों ने अपने लेखों में अपनी जाति का जिक्र नहीं किया। दूसरा, अपने मत की पुष्टि में उन्होंने कौमुदी महोत्सव नामक नाटक ग्रंथ के कथानक का आश्रय लिया। डॉक्टर जायसवाल ने इस नाटक के चंडसेन की समानता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के साथ स्थापित की है। श्री जायसवाल ने अपने मत का समर्थन कुछ अन्य प्रमाणों से भी किया है। चंद्रभौमिन के व्याकरण में गुप्तों को जट अथवा जाट कहा गया है। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में अपने को धारण गोत्र का बताया है। यह गोत्र उसके पिता का है। डॉक्टर जायसवाल ने इस धारण गोत्र का समीकरण जाटों की धरणी शाखा से किया है। इस संदर्भ में उन्होंने मत्स्य पुराण का यह कथन भी उद्धृत किया है, जिसमें उल्लेख मिलता है कि महानंदी के बाद शूद्र योनि के राजा पृथ्वी पर शासन करेंगे। इससे भी निष्कर्ष निकलता है कि गुप्त वंशीय नरेश उच्च वंश के नहीं थे। इन सभी प्रमाणों के आधार पर श्री जायसवाल ने गुप्तों को शूद्र अथवा निम्न जातीय सिद्ध करने का प्रयास किया। डॉक्टर जायसवाल के तर्कों की यदि समीक्षा की जाए तो उनमें कोई विशेष बल नहीं है जिससे हम ये कह सके जो गुप्त थे वो शूद्र थे। गुप्त पहला जो उन्होंने बोला कि जो गुप्त शासक थे वो उन्होंने अपने अभिलेखों में अपनी जाति का जिक्र नहीं किया, तो इसके समीक्षा में हम ये कह सकते हैं कि गुप्त शासकों द्वारा अभिलेखों में अपनी जाति का जिक्र करना या ना करना उन्हें शूद्र सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा है, कौमुदी महोत्सव नाटक में जिस चंडसेन का उल्लेख हुआ है उसे चंद्रगुप्त फर्स्ट से नहीं माना जा सकता, क्योंकि चंडसेन अपने बंधुओं के साथ युद्ध में मारा गया था और उसके साथ उसका वंश समाप्त हो गया था। लेकिन इधर हम देखते गुप्त नरेश चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद उसका वंश शताब्दियों तक भारत भूमि पर शासन करता रहा। पूना ताम्रपत्र में उल्लिखित धारण गोत्र की पहचान जाटों की धरणी शाखा से नहीं की जा सकती, क्योंकि इन दोनों पर केवल उच्चारण में समानता है, अन्य कोई समानता नहीं। मत्स्य पुराण का कथन भी केवल नंदों तक ही सीमित है, क्योंकि महानंदी के बाद शासन करने वाले सभी राजा शूद्र नहीं थे। मौर्य क्षत्रिय थे, शुंग सातवाहन ब्राह्मण थे। इस विवेचन के आधार पर हम गुप्तों को शूद्र जाति नहीं मान सकते। दूसरा आता है वैश्य होने का मत। तो वैश्य होने के मत में एल.एन. एस.के. आयंकर, ए.एस. अल्तेकर, रोमिला थापर जैसे कुछ विद्वान गुप्तों को वैश्य मानते हैं। अपने मत के समर्थन में श्री अल्तेकर ने विष्णु पुराण के एक श्लोक का आश्रय लिया है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा शब्द, क्षत्रिय वर्मा शब्द, वैश्य गुप्त शब्द और शूद्र दास शब्द लिखेंगे। गुप्त शासकों के नाम के अंत में गुप्त शब्द जुड़ा देखकर उन्हें वैश्य जाति से संबंधित करते हैं। गुप्त काल तक आते आते वर्णों के अनुसार व्यवसाय चयन का सिद्धांत शिथिल हो गया था।
ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म करने लगे थे, उनके द्वारा व्यापार भी किया जाने लगा था। अतः गुप्त लोगों द्वारा वैश्य होने पर भी शासन किया जाना कोई अनुचित कर्म नहीं था, परंतु अल्तेकर का यह मत कई दृष्टियों से विचारणीय है। गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच के नाम के अंत में गुप्त शब्द नहीं जुड़ा मिलता है। अभिलेखों में उसे केवल घटोत्कच ही कहा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक नाम मिलते हैं जो यद्यपि वैश्य नहीं थे, तथापि उन्होंने अपने नाम के अंत में गुप्त शब्द धारण किया था। उदाहरण के लिए कौटिल्य का एक नाम विष्णुगुप्त था, जो कि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। अतः केवल गुप्त शब्द के आधार पर गुप्त साम्राज्य को वैश्य वर्ण का नहीं रखा जा सकता है। अब आता है क्षत्रिय होने का मत। तो सुधाकर चट्टोपाध्याय, आर.सी. मजूमदार, डी.एच. ओझा आदि कुछ विद्वानों के अनुसार गुप्तों को क्षत्रिय जाति से संबंधित किया गया है। इनका मत है, बिहार के दरभंगा जिले से प्राप्त एक लेख में किसी गुप्त वंश का उल्लेख हुआ है। इस गुप्त वंश के लोग अपने को पांडव अर्जुन का वंशज शैव मतानुयायी मानते हैं। अर्जुन के आधार पर उन्हें क्षत्रिय माना गया है। दूसरा, जावा से प्राप्त तंत्रिकामंडक नामक ग्रंथ से महाराज ऐश्वर्यपाल का उल्लेख मिलता है। वह अपने को इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कहता है तथा समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। अतः गुप्त लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय रहे होंगे। सिरपुर के लेख में चंद्रगुप्त नामक राजा को चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा गया है। इस चंद्रगुप्त की पहचान गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त प्रथम से की जाती है और गुप्तों को चंद्रवंशीय क्षत्रिय माना गया है। गुप्तों ने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। लिच्छवियों को क्षत्रिय माना गया है, अतः गुप्त लोग भी क्षत्रिय रहे होंगे। सभी तर्क निर्बल हैं। इनकी समीक्षा अगर की जाए तो पहला, एक बिहार के लेख में जिस गुप्त वंश का उल्लेख हुआ है उसे गुप्त राजवंश नहीं माना जा सकता। यदि इस वंश के लोग गुप्त राजवंश से संबंधित होते तो इस अभिलेख में चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी राजा का उल्लेख अवश्य मिलता। एक मध्यकालीन कृति होने के कारण गुप्त इतिहास के निर्माण में इसे नहीं माना जा सकता। सिरपुर अभिलेख का चंद्रगुप्त गुप्त वंशीय प्रतीत नहीं होता है। सभी विद्वान लिच्छवियों को क्षत्रिय नहीं मानते हैं। मनु ने उन्हें वात्य अर्थात धर्मच्युत कहा है। संभव है उनकी राजनैतिक प्रभुता के कारण ही क्षत्रिय स्वीकार किया गया था। इन तर्कों के आधार पर गुप्तों को क्षत्रिय मानने का अर्थ ज़्यादा सबल नहीं प्रतीत होता है। अब आता है ब्राह्मण होने का मत। गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में जितने मत दिए गए हैं उनमें उनको ब्राह्मण जाति से संबंधित करने का मत कुछ तर्क प्रतीत होता है। चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में उल्लेख किया है कि गुप्त वंशीय लोग धारण गोत्र के थे। वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। यह गोत्र ब्राह्मणों का था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने धारण का तदात्म्य शुंग शासक अग्निमित्र की प्रधान महिषी धरणी से स्थापित करते हुए बताया है कि गुप्त लोग उसी के वंशज थे। इसका उल्लेख कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से मिलता है, किंतु इस प्रकार के निष्कर्ष के लिए कोई प्रमाण नहीं है। कदम्ब वंशीय राजा काकुत्थ वर्मन की तालगुंड की प्रशस्ति से पता चलता है कि उसने अपनी एक पुत्री का विवाह गुप्त काल में किया। कदम्ब लोग मानत्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। इस वंश की अन्य कन्याओं के विवाह भी वाकाटक तथा गंग जैसे ब्राह्मण कुलों में संपन्न हुए। ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं जिनके आधार पर कहा जा सके कि कदम्ब कुल की कोई कन्या ब्राह्मणोत्तर कुल में नहीं ब्याही गई। अतः कदम्बों के आधार पर भी हम गुप्तों को ब्राह्मण मान सकते हैं, क्योंकि यदि गुप्त ब्राह्मण न होते
तो कदम्बों के द्वारा अपनी कन्या का विवाह उनके कुल में ना किया जाता। कहा जाता है कि अपनी सहिष्णुता की निधि और उदारता के कारण ही गुप्त शासकों ने अपने लेखों में अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है। इन सभी मतों की समीक्षा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुप्त जो थे वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण जाति का मानना ही उचित प्रतीत होता है। आशा है कि आप सभी को मेरा वीडियो यह पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।